नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मिलिट्री इंस्टीट्यूट पर। जैसे कि हम पहले जो पहला लेक्चर हमारा आया था वो भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में आया था, और आज हम दूसरा लेक्चर लेके आ रहे हैं। उसी का दूसरा पार्ट अनुसूचियाँ यानी कि शेड्यूल। जब हमारा मूल संविधान बना था तो उस समय हमारे टोटल जो अनुसूचियों की संख्या थी वो टोटल अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8। मगर जो वर्तमान में हमारी अनुसूचियों की संख्या कितनी हो चुकी है? 12। तो यानी कि हम जो है इन 12 अनुसूचियों के बारे में आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल पर अंतिम समय तक बने रहिएगा, तो आपको इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ मिलने वाली हैं। तो शुरू करते हैं हम अनुसूचियों के बारे में कि जो प्रथम अनुसूची थी हमारी, प्रथम अनुसूचियों में जो दिया गया है संविधान में वो यह दिया गया है कि जो संघीय राज्य क्षेत्र हैं और राज्य क्षेत्र हैं उनके बारे में उल्लेख किया गया है। यानी कि संघ शासित क्षेत्रों व राज्यों का उल्लेख दिया गया है। यानी कि पहले जो हमारी अनुसूची है इसमें हमें राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में दिया गया है। और अब हम बात करते हैं दूसरी अनुसूची की। जो हमारी दूसरी अनुसूची है, दूसरी अनुसूची, देखिए दूसरी अनुसूची में हमारे संविधान में राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ऐसे ही हमारे राज्यसभा के सभापति और ऐसे ही उपसभापति, ऐसे ही हमारे विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद, सभापति व उपसभापति, और उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के जो पदाधिकारी हैं, इनके बारे में वेतन, भत्ते व पेंशन के बारे में दिया गया है। यानी कि जो सैलरी है, अलाउंस है और पेंशन होगी, इसके बारे में उल्लेख किया गया है। किसमें? हमारी दूसरी अनुसूची में। ठीक है। अब इसके बाद आता है तीसरी अनुसूची। जो हमारी तीसरी अनुसूची है इसमें शपथ के बारे में उल्लेख किया गया है, इन पदाधिकारियों की शपथ के। मगर जो राष्ट्रपति होते हैं और जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं इनकी शपथ का उल्लेख नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका जो आर्टिकल 60 और 69, ये राष्ट्रपति और ये उपराष्ट्रपति, तो इनके बारे में जो शपथ का प्रावधान दिया गया है वो हमारे संविधान के आर्टिकल में दिया गया, अनुच्छेद में, राष्ट्रपति वाले में। तो इसलिए यहाँ पर जो शपथ है इनकी शपथ के बारे में भी दिया गया है, मगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को छोड़ के। अब हम बात करते हैं चौथी अनुसूची के बारे में। चौथी अनुसूची के बारे में है, जो चौथी अनुसूची है, चौथी अनुसूची में हमें जो राज्य और संघ शासित राज्य हैं उनमें से जो राज्यसभा की सीटें आती हैं, राज्यसभा की जो सीटें आती हैं उनके बारे में उल्लेख किया गया है कि कितने राज्यों में कितनी सीटें होंगी। तो जैसे हम बात करते हैं कि राज्यसभा की, तो टोटल अधिकतम सीटों की संख्या 250 है, मगर जो निर्वाचित हैं वो कितने हैं? 245 निर्वाचित। यानी कि राज्यसभा में जो निर्वाचित होकर जाते हैं वो कितने लोग जाते हैं? वो हमारे 245 जाते हैं। ठीक है। 245 में से जो 12 लोग हैं वो मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा क्या किए जाएंगे? मनोनीत किया जाएंगे। जो बाकी शेष बचते हैं 233, ये हमारे राज्यों से आते हैं। राज्यों में दो प्रकार के राज्य होते हैं। ठीक है। दो प्रकार के कौन कौन से राज्य होंगे?
एक तो होगा राज्य जिन्हें पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा प्राप्त होगा, और एक होगा केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी शासित प्रदेश। अब इसमें क्या है, केंद्र शासित प्रदेशों में से तीन जगह से राज्यसभा की सीटें आती हैं। वो 3 राज्यसभा की सीटें कौन कौन सी होंगी? एक तो दिल्ली है, और दूसरा हमारा है पौंडीचेरी, और तीसरा है JNK। तो दिल्ली से हमारी जो है सीटों की संख्या 3 है, और पौंडीचेरी से 1 है, और JNK से 4 सीटें। तो टोटल 8 सीटें हमारी केंद्र शासित प्रदेशों से आती हैं, और बाकी जितनी बची हैं वो हमारी 225 सीटें राज्यों से आती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि केंद्र शासित सीटों से राज्यसभा की सीटें कुल कितनी है। ठीक है, तो ये हमारे राज्यसभा की सीटों के बारे में है। अब आइए हम बात करते हैं अगली अनुसूची के बारे में। तो अगली अनुसूची है, अब अगली अनुसूची का नाम है 5वीं अनुसूची। जो हमारी 5वीं अनुसूची है, देखिए अब 5वीं अनुसूची कौन सी अनुसूची होगी? जो 5वीं अनुसूची है इसमें संघ शासित और जो राज्य हैं इनमें अनुसूचित जाति व जनजाति के प्रशासन के बारे में दिया गया है। यानी कि हमारी जो 5वीं अनुसूची है, जितने भी हमारे भारत में राज्य हैं उनके अंदर जितने भी हमारे अनुसूचित जाति यानी कि SC, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, जो भी हमारी यहाँ पर जनजातियाँ रहती होंगी, इनके बारे में, प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, और आगे बात करते हैं 6ठी अनुसूची के बारे में। 6ठी अनुसूची, अब जो 6ठी अनुसूची है, 6ठी अनुसूची में हमें 4 ऐसे राज्य हैं जिनमें जनजातियों के बारे में दिया गया है, उनके प्रशासन के बारे में दिया गया है। अब हम बात करेंगे वो राज्य कौन से हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी 6ठी अनुसूची में है और कौन सी नहीं है। यानी कि जो 6ठी अनुसूची है, यहाँ पर 4 हमारे राज्य हैं। एक शॉर्ट ट्रिक है यहाँ पर कि आम खाओ मित्र। औ से हो जाएगा असम, ठीक है, मौ से है मेघालय, और मी से है मिजोरम, और त्रो से है त्रिपुरा। यानी कि इन चार राज्यों के अनुसूचित जाति जो क्षेत्र हैं उनमें प्रशासन के बारे में दिया गया है। प्रशासन के बारे में अनुसूचित जाति यानी कि SC और ST, ठीक है, खाली अनुसूचित जाति क्षेत्रों के बारे में दिया गया है। अब उसके बाद हम बात करते हैं अगली अनुसूची के बारे में, जो हमारी 7वीं अनुसूची होगी। अब देखो 7वीं अनुसूची में क्या दिया गया है। अब 7वीं अनुसूची में हमारे दिया गया है, 7वीं में केंद्र सरकार और राज्य की सरकारों के बीच में शक्तियों का बंटवारा। यानी कि यहां पर क्या है, शक्ति का बंटवारा किस किस के बीच में, केंद्र व राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा। इस शक्ति को हमने 3 प्रकार से बांटा है। एक सबसे पहला आता है संघ सूची, यानी कि संघ सूची का मतलब है यूनियन लिस्ट। दूसरा आता है राज्य सूची में क्या है, स्टेट लिस्ट। तीसरा आता है समवर्ती सूची, इसमें क्या है, कॉन्क्रेट लिस्ट। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, जो संघ सूची होती है, संघ सूची में जितने भी हमारे ना विषय होंगे, इसके अंदर जितने भी विषय होंगे उसमें जो है जो कानून बनाने का काम होगा वो किसका होगा, केंद्र सरकार का होगा। यानी कि केंद्र सरकार ही इस पर कानून बना सकती है, राज्य की सरकारें कानून नहीं बना सकती है। पूरे भारत में अगर इसके अंदर कोई ऐसा विषय है जैसे विदेश से संबंधित कोई नियम बनाने हैं, तो वो सिर्फ किसका दायित्व होगा, वो सिर्फ केंद्र सरकार का होगा। यानी कि केंद्र सरकार ही उसमें कानून बना सकती है, राज्य की सरकार उसमें कोई दखलंदाजी नहीं दे सकती। तो ऐसी राज्य सूची है। राज्य सूची में जितने भी विषय होंगे उस पर सिर्फ राज्य की सरकार ही क्या बना सकती है, कानून बना सकती है, उस पर केंद्र की सरकार कानून नहीं बना सकती। जैसे पंचायती राज्यों के बारे में, तो पंचायती राज हमारा किसका विषय है, राज्यों का विषय है, तो वो क्या है, उसमें कानून बनाने का काम राज्य का है, तो वो राज्य बनाती है। फिर उसके बाद आता है समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट।
ये ऐसी सूची यानी ऐसी लिस्ट होती है जिसमें जो है कानून बनाने का काम केंद्र सरकार का भी होता है और राज्य की सरकार का भी होता है। यानी कि दोनों सरकारें इसमें क्या बना सकती हैं, कानून बना सकती हैं अपने अपने क्षेत्र में। जैसे हम बात करते हैं शिक्षा के बारे में, तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या है, कानून दोनों बना सकता है। केंद्र में भी होता है शिक्षा का मामला और यहाँ भी है, वहाँ भी मंत्री होते हैं, यहाँ भी मंत्री होते हैं। उसके बाद है स्वास्थ्य, स्वास्थ्य का मामला भी केंद्र का भी है और राज्य का भी है। ऐसी कृषि का मामला, कृषि का मामला भी क्या है, केंद्र का भी है और राज्य का भी है। तो इसलिए यहाँ पर क्या बनाएंगे, कानून केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आता है हमारा 8वीं अनुसूची के बारे में। ठीक है, 8वीं अनुसूची काफी इंपॉर्टेंट है। 8वीं अनुसूची, देखिए 8वीं अनुसूची में क्या है कि 8वीं अनुसूची हमारे इसमें भाषा के बारे में दिया गया है। भाषा यानी कि संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है। जब हमारा मूल संविधान बना था ना, तो उस समय हमारे संविधान में 14 भाषाओं का जिक्र था, मात्र 14 भाषाओं का जिक्र था। बाद में जैसे संविधान में परिवर्तन होते गए तो वैसे हमारी भाषाओं को भी जोड़ा गया। तो वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, 22, यानी कि 22 भाषाएं हमारे वर्तमान में हैं। ठीक है, तो 22 भाषा में हम जिक्र करते हैं छोटा सा कि कौन से संविधान संशोधन के तहत कौन सी भाषा को जोड़ा गया था। सबसे पहले देखिए, जब हमारा संविधान संशोधन पहली बार हुआ तो वो 21वां संविधान संशोधन हुआ, और वो कब हुआ, 1967 में। तब सबसे पहले सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992। यहाँ पर 3 भाषाओं को जोड़ा गया। इसको याद करने की ट्रिक है, एक है नमक यानी कि नेपाली, मणिपुरी, और फिर क्या है, कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। तो पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका क्वेश्चन में आता है कि कोंकणी भाषा को कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो जब आपको ये ट्रिक भी पता होगी और ये 71वां संविधान संशोधन के बारे में पता होगा तो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। उसके बाद है 92वां संविधान संशोधन। देखिए यहाँ पे 21वां था 1967, 71, 1992, फिर 92वां संविधान संशोधन है, ये आता है 2003 में। 2003 में जो भाषाएं जोड़ी वो 4 भाषाएं जोड़ी, यहाँ 3 थी, यहाँ 4 भाषाएं जोड़ी। MSDB, महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला। तो M से है मैथिली, S से है संथाली, D से है डोगरी और B से है बोडो। यानी कि इन 4 भाषाओं को क्या जोड़ा गया था, हमारे 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा था। ठीक है, तो यह भाषाओं के बारे में था, क्योंकि वर्तमान में हमारी कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं अगली अनुसूची की, जिसमें 9th अनुसूची हम जिसे कहते हैं। ठीक है, 9वीं अनुसूची के बारे में, यानी कि 9वीं अनुसूची। ठीक है, देखिए 9वीं अनुसूची हमने कब जोड़ी, 9वीं अनुसूची हमने प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ी। ठीक है, इसके अंदर ऐसे विषय हैं जिसके खिलाफ हम उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में नहीं जा सकते, ना इसके खिलाफ हम चुनौती दे सकते हैं। ठीक है, जैसे भूमि सुधार से संबंधित यहाँ पर कुछ नियम बनाए गए और उन्हें हमें 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया, पहले संविधान। तो वहां पर क्या है कि लगभग 250 से ऊपर अधिनियम इसमें डाले गए, और जिसके खिलाफ हम ना उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं, ना उच्च न्यायालय जा सकते हैं। यानी कि हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को चुनौती नहीं दे सकते वहां सरकार के खिलाफ, क्योंकि ये क्या है, ये एक विधिक अधिकार है सरकार का। जैसे हम बात करते हैं संपत्ति के अधिकार की, तो जब हमारा संविधान बना था तो उस समय संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार था, मगर इसको बाद में हटा दिया गया और उसको इसी अनुसूची में डाल के विधिक अधिकार देके 300 क में डाल दिया गया। ठीक है, आर्टिकल में। तो यहाँ पर ऐसे विषयों का उल्लेख है जिसके खिलाफ हम कहा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अब 10वीं अनुसूची के बारे में, काफी इंपोर्टेंट है 10वीं अनुसूची।
यानी कि 10वीं अनुसूची। देखिए 10वीं अनुसूची में क्या है, 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून के बारे में है, दल बदल कानून। इस कानून को हम 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत लेके आए और हमने एक 10वीं अनुसूची में डाला। इस दल बदल कानून के तहत अगर कोई लोकसभा या विधानसभा में किसी पार्टी के चिन्हों पर चुनाव लड़ता है, चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा हो, तो वहां पर वो 1 साल बाद किसी दूसरी पार्टी में चले जाता है। तो दूसरी पार्टी में जाने के बाद राज्यों में विधानसभा अध्यक्ष और केंद्र में लोकसभा अध्यक्ष के पास ये पावर होगी कि वो उसे पद से हटा सकता है, यानी कि उसकी सदस्यता को वो समाप्त कर सकता है। किसको? उस मेंबर को, यानी कि कोई सदस्य है, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का है और 1 साल बाद वो कांग्रेस ज्वाइन कर लेता है, तो अगर वो विधानसभा का मेंबर होगा तो विधानसभा के अध्यक्ष के पास ये पावर होगी कि वो क्या कर सकता है, उसकी सदस्यता समाप्त कर सकता है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर लोकसभा में भी होगा, सदस्यता समाप्त कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारे 10वीं अनुसूची के बारे में था। अब बात करते हैं हम 11वीं अनुसूची के बारे में कि 11वीं अनुसूची में क्या दिया गया है। तो 11वीं अनुसूची में क्या है, हम बात करते हैं 11वीं। अब देखिए 11वीं अनुसूची में हमें पंचायती राज के बारे में दिया गया है। किसके बारे में दिया है? पंचायती राज। यानी कि जो पंचायती राज है ना, वो 1956 में बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा 56 में बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई और 1957 में जब उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी तो उसमें पंचायती राज के बारे में कहा गया था। उस समय ये त्रिस्तरीय चुनाव के बारे में था, यानी कि ग्रामीण जो हमारे चुनाव होंगे वो क्या होंगे, त्रिस्तरीय के चुनाव होंगे पंचायती राज वाले। बाद में मगर इनको संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था। संवैधानिक दर्जा इनको जब प्राप्त हुआ वो कब हुआ, वो हमारा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत इन पंचायती राज व्यवस्था को हमने क्या करा, संवैधानिक दर्जा दिया। जो हमारे वहां त्रिस्तरीय चुनाव प्रणाली थी, सबसे नीचे ग्राम लेवल था, उसके बाद क्षेत्र पंचायत और उसके बाद था जिला पंचायत। यानी कि 3 स्तर के हमारा चुनाव होते थे, छोटे लेवल में, ग्राम लेवल में। तो यहाँ पर क्या होता था, इन तीनों का चुनाव प्रत्यक्ष विधि द्वारा होता था, मगर ये ब्लॉक लेवल का जो चुनाव होता था, यहाँ पर ब्लॉक प्रमुख बनाया जाता था। तो जो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होता था वो अप्रत्यक्ष विधि द्वारा होता है अभी भी वर्तमान में। और यहाँ पर जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा होता है, ये भी अप्रत्यक्ष के विधि के द्वारा होता है। ठीक है, ऐसी हम बात करते हैं अगर पंचायती राज के बारे में, तो इसमें कुल हमारे 29 विषयों के बारे में दिया गया है। यानी कि यहाँ पर कितने विषय हैं, 29 विषय दिए गए। पेपर में आता है कि 11वीं अनुसूची में पंचायती राज में कितने विषयों के बारे में उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर कितने विषय हैं, 29 विषय हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं अगला है हमारा 12वीं अनुसूची के बारे में। देखिए जो 12वीं अनुसूची है, 12वीं अनुसूची में हमारे नगर निकायों के बारे में है। नगर निकाय यानी कि शहरीकरण में जो चुनाव होते हैं स्थानीय स्तर पर, स्थानीय स्वशासन के, उसके बारे में दिया गया है। ये हमारा 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, ये भी 1992 में था। लागू होने का जो दिन था वो 93 था। ठीक है, तो यानी कि जब 74वां संविधान संशोधन आया तो वहां पर नगर निकाय की बात की कि शहरीकरण में चुनाव स्थानीय लेवल पर कैसा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ऊपर सबसे बड़ा क्या होता है, नगर निगम, यानी कि नगर निगम होता है। उसके बाद होती है नगर पालिका, और उसके बाद होता है नगर पंचायत के बारे में। ठीक है, अब देखिए जो नगर निगम होता है, अगर हम बात करें कि नगर निगम बनाने का उद्देश्य कब सरकार निर्णय लेगी,
तो हम बात करेंगे, तो अगर किसी शहर की जनसंख्या 1 लाख से ऊपर हो जाती है तो वहां पर हम नगर निगम उसे घोषित कर देते हैं। मगर पहाड़ी राज्यों में ये क्या है, 90,000 के आसपास। अगर कोई पहाड़ में, जैसे कोई शिमला, नैनीताल, अगर यहाँ हमें नगर निगम बनाना है तो वहाँ की जनसंख्या अगर 90,000 से भी ऊपर होगी तो हम उसे नगर निगम का दर्जा दे सकते हैं। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं नगर पालिका की। तो यहाँ पर 50,000 से लेकर 1 लाख तक, और शहर की बात हो रही है, और ग्रामीण की बात करेंगे तो 90,000 तक हम नगर पालिका का कर सकते हैं, गठन कर सकते हैं। नगर पंचायत में 5,000 से लेकर 50,000 के बीच में होता है। तो वहां पर हम, अगर हमारी जनसंख्या इतनी होगी तो हम इसका गठन कर सकते हैं। ठीक है, तो नगर निगम में जो, नगर निगम का जो सबसे बड़ा होता है वो होता है मेयर। और इस मेयर का चुनाव क्या होता है, प्रत्यक्ष विधि द्वारा होता है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि मेयर का जो चुनाव होता है वो कैसे होता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब होता है जिसमें जनता वोट करती है, जिसमें जनता की भागीदारी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। अप्रत्यक्ष विधि में जनता की भागीदारी नहीं होती है तो हम उसे क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष विधि कहते हैं। ठीक है, कहीं कहीं राज्यों में इसे महापौर भी कहा जाता है, महापौर। ठीक है, मेयर को। ठीक, तो ये हमारे अनुसूचियों के बारे में था। तो कैसी लगी आपको वीडियो? तो अगर अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, अधिक से अधिक लोगों को इसको शेयर करिएगा। आप लोग के प्यार से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और ऐसी वीडियो अगर आप चाहते हैं तो आप इसको अधिक से अधिक शेयर करें, और मैं अगली वीडियो जल्द लेकर आपके सामने आऊँगा।